नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। 2 दिन देखो मैं चंडीगढ़ गया हुआ था, इस वजह से डिस्कस नहीं कर सका। तो आज डिस्कशन का सुबह सुबह काफ़ी मन कर रहा था और आज देखो आर्टिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं। पहला जो आर्टिकल है ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित है, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित नहीं है, ये एक्चुअली स्वामीनाथन जी से संबंधित है। इस साल उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है, तो उस मौके पे ये आर्टिकल आया है और अच्छे अच्छे स्टोरीज हैं जो हम एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं, लेसन्स हैं जो हम आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। मतलब घिसे पिटे पॉइंट्स नहीं है, अच्छे पॉइंट्स हैं पहले आर्टिकल में। दूसरा आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशंस, ये भी एक थोड़ा अलग फ्लेवर में है, थोड़ी आइडियलिस्टिक बातें ज़्यादा हैं, मतलब प्रैक्टिकल कम है, लेकिन पॉइंट्स इसमें भी नए हैं। तीसरा आर्टिकल पीस मोमेंटम, यूक्रेन वार को ख़त्म करने को लेके जो मोमेंटम बन रहा है ना, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल MS स्वामीनाथन, जिन्होंने इंडिया का पेट भरा, उनको ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि देने के लिए आर्टिकल पब्लिश हुआ है और ये लिखा है मोंटेक सिंह आहलूवालिया के द्वारा, फेमस इकोनॉमिस्ट जो पास्ट में प्लानिंग कमीशन से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। आपने सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूं। वैसे तो बैकग्राउंड काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है, लेकिन 30 सेकंड में फिर भी जल्दी से बता देता हूं। देखो, समय था 1960s का, देश आज़ाद हो चुका था, बट इंडिया का पेट अभी भी आज़ाद नहीं हुआ था। हम अनाज के लिए USA के ऊपर डिपेंडेंट थे और USA से ना PL 480 यानी पब्लिक लॉ 480 स्कीम के तहत गेहूं ले रहे थे। और उस समय देखो हमारी जो एग्जिस्टेंस थी ना, वो शिप टू माउथ थी। शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है? मतलब जहाज से अनाज उतरेगा तभी लोगों को खाना मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी आबादी इतनी बड़ी थी और पैदावार इतनी कम। कुछ साल पहले यानी 1943 में हमारे देश में अकाल आया था, फेमिन आया था, और उसका गहरा घाव हमारे देश की साइकोलॉजी में था, जहन में था। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को ना इस चीज का पता था कि यार जब तक हमारे देश में फूड सिक्योरिटी नहीं होगी ना, तो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। तो पहले तो फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, बाद में नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे। और एक देखो किस्सा है फेमस जो मैं आपको बताता हूं। उस समय US के प्रेसिडेंट थे लिंडन B जॉनसन। वो जानबूझ के ना अनाज के शिपमेंट्स को डिले करते थे ताकि इंडिया पे प्रेशर बनाए रखे, ताकि देखो इंडिया को ना कंट्रोल किया जा सके। जैसे वियतनाम वार के मुद्दे पे इंडिया का स्टैंड चेंज करवाना है, तो इंडिया को धमकी देना कि अगर देखो आप वियतनाम के मुद्दे पे हमारा साथ नहीं दोगे तो PL 480 प्रोग्राम के तहत हम आपको अनाज नहीं देंगे। और कुछ एक्सपर्ट्स ना इस पॉलिसी को नाम भी देते हैं, हालांकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। शॉर्ट टेदरिंग मतलब जैसे एक छोटे कुत्ते को रस्सी से बांधा जाता है ना, उसे कंट्रोल किया जाता है, तो उसी प्रकार से ये जो PL 480 प्रोग्राम था ना, ये रस्सी का काम कर रहा था। समझ गए? तो कंपैरिजन इसमें इंडिया का डॉग से किया जा रहा है, इसलिए मुझे आर्टिकल में ज़्यादा एग्जाम्पल पसंद नहीं आया, लेकिन ठीक है, समझने के लिए आप गहराई समझ जाइए भाई कितना ज़्यादा ठेस पहुंचाने वाला था ये PL 480 प्रोग्राम हमारे लिए। और देखो इसी बैकग्राउंड में होती है एक हीरो की एंट्री, जिनका पूरा नाम था MS स्वामीनाथन। अरे पूरा MS नहीं हुआ, पूरा नाम था मैनकोम्बू संबाशिवम स्वामीनाथन। अब देखो आर्टिकल में ना कोर बताया जाता है कि वास्तव में दिक्कत उस समय थी क्या। दिक्कत देखो ये थी, हमारे देश में जो गेहूं उगाया जाता था ना, तो उसमें अगर किसान खाद ज्यादा डालते ना, पैदावार इंक्रीज करने के लिए खाद ज्यादा डालते, तो गेहूं की जो किस्म थी ना, वैरायटी थी ना हमारे देश में, वो थोड़ी लंबी थी, टोल थी। और जैसे ही किसान खाद डालते तो गेहूं के जो दाने थे वो भारी हो जाते, तो गेहूं का तना कमजोर था, वो नीचे गिर जाता। जैसे समझ गए, हाइट ज्यादा थी गेहूं के पौधे की, किसान ने खाद ज्यादा डाल दिया, खाद ज्यादा डालने से जो दाने हैं ना उस पौधे के ऊपर, वो दाने भारी हो गए, तो ये जो तना था ना वो नीचे झुक जाता, गिर जाता, तो वो गेहूं की फसल बर्बाद हो जाती। तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था कि क्या किया जाए। शुरुआत में स्वामीनाथन जी ने सोचा कि
रेडिएशन की सहायता से ना जीन बदल देते हैं हमारे गेहूं के पौधे के, ताकि एक ऐसी वैरायटी बनाई जा सके जिसका तना मजबूत हो और जो दाने भारी हो जाएं तो वो तना नीचे ना गिरे, वो खड़ा रहे। लेकिन देखो ये अप्रोच काम नहीं कर रही थी, और यहीं से मिलता है पहला सबक, फेलियर इज द पार्ट ऑफ साइंस। साइंस में देखो आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो, इनोवेशन लाने की कोशिश करते हो, तो फेलियर मिलना लाजमी है, सीधी सी बात है। तो फिर आता है देखो टर्निंग पॉइंट। 1958 में ना एक जैपनीज साइंटिस्ट भारत आते हैं और वो मुलाकात करते हैं स्वामीनाथन के साथ में, और वो स्वामीनाथन को बताते हैं कि भाई जापान में ना एक ड्वार्फ वीट की वैरायटी डेवलप की गई है। ड्वार्फ वीट वैरायटी मतलब ऐसी वैरायटी जिसमें वीट का पौधा लंबा नहीं होता, थोड़ा बोना रह जाता है, छोटा होता है, लेकिन तना भारी होता है। तना इतना भारी होता है कि वो गेहूं के दाने अगर मोटे मोटे होंगे ना तो उनका वेट झेल जाएगा और तना जो है वो नीचे नहीं गिरेगा। और जापानी साइंटिस्ट ने बताया इसका नाम भी है। नाम क्या है? नाम है नोरिन 10। क्या नाम था? नोरिन 10। फिर एमएस स्वामीनाथन को यह बताया गया ये जो नई वैरायटी है ना, इसको यूएस ले जाया गया है और एक सीड ब्रीडर इस पे काम कर रहा है। तो स्वामीनाथन ने अमेरिका फोन घुमाया, उसे पता लगा, सीड ब्रीडर ने यह बताया कि हम ना एक विंटर वैरायटी डेवलप कर रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए तो सूटेबल नहीं है। स्वामीनाथन को लगा अरे यार, मतलब इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है क्या? बट देखो सीड ब्रीडर ने एक और बात बता दी। एक साइंटिस्ट है नॉर्मन बोरलोग। नॉर्मन बोरलोग नाम के जो साइंटिस्ट है ना, ये मैक्सिको में एक अलग ऐसी ही वैरायटी पे काम कर रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए। स्वामीनाथन बोले अरे नॉर्मन बोरलोग को तो मैं जानता हूं, पहले मैं मिल चुका हूं उनसे, यूएस में एक सेमिनार हुआ था तो मेरी मुलाकात हुई थी और दोस्त बन गए थे। ठीक है, फिर स्वामीनाथन ने ना नॉर्मन बोरलोग से संपर्क किया और इनवाइट किया कि आप भारत आइए, ताकि आप जिस वीट की वैरायटी पे काम कर रहे हो ना, वो वीट की वैरायटी इंडिया में भी काम करेगी, आप एक बार यहां पे आइए। ये देखो वही नॉर्मन बोरलोग हैं जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। और देखो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, जब स्वामीनाथन ने बोरलोग को भारत बुलाया ना, तो इस प्रपोजल को तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी इनके स्वामीनाथन के बॉस के द्वारा तुरंत की तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया था कि बुलाओ भाई बुलाओ इनको, बोरलोग जी को भारत बुलाओ। लेकिन ना उस समय 2 साल तक ब्यूरोक्रेसी ने इस पे कोई एक्शन ही नहीं लिया। मतलब बोरलोग जिनको 1960 में इनवाइट कर लिया गया था, वो 1963 में भारत आ पाए, इतनी स्लो थी हमारी ब्यूरोक्रेसी। पंडित नेहरू ये कहते थे एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। बट देखो बाबू लोग ना सुनते नहीं थे। सोच के देखो, अगर 2 साल पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाती तो न जाने कितने लोगों का पेट भरा जाता, न जाने कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और एक लेसन देखो यहां पे यह भी मिलता है कि आइडिया जापान से चला, क्योंकि जापान के साइंटिस्ट ने यह आइडिया दिया था कि हाँ भाई ऐसी वैरायटी है। जापान से आइडिया चला, यूएसए पहुंचा, क्योंकि यूएसए में ऐसी विंटर वैरायटी डेवलप की जा रही थी। फिर आइडिया आया मैक्सिको में, फिर आइडिया आया भारत में। मतलब लेसन ये है यहां पे, आत्मनिर्भरता का मतलब देखो आइसोलेशन नहीं है कि आप अलग थलग जीने लगो। आत्मनिर्भरता का मतलब है ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप करना कि दुनिया के जो बेस्ट लोगों के साथ है वो आपका कोलैबोरेशन हो सके। विकसित भारत के लिए यह सबसे बड़ा लेसन है। और लेसन नंबर 2, राइट, आर्टिकल देखो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बीच बीच में लेसन में आपको बताता जा रहा हूं। लेसन नंबर 2 यहां पे ये है कि अगर देखो साइंस को फ्लोरिश होना है ना, साइंस को अगर फलना फूलना है, तो फिर देखो ब्यूरोक्रेटिक जो कंट्रोल है ना, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल कम करना होगा। क्योंकि बोरलोग को बुलाने में 2-3 साल का वक्त लग गया, तो ये कितनी बड़ी दुर्दशा थी हमारे देश की उस समय। तो साइंस को अगर फलना फूलना है तो रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक का अननेसेसरी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको बाहर भेजने की बात हो, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की बात हो, उनको आजादी होनी चाहिए। तो ये गवर्नेंस का ना एक क्लासिक एग्जाम्पल है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती, अब तो और इंटरेस्टिंग बनती है आगे स्टोरी। अब देखो यहां पे चलो नॉर्मल बोरलोग को हमने भारत बुला लिया,
उसके बाद एंट्री होती है एक ऐसे नेता की जो साइंटिस्ट की भाषा समझते थे, साइंटिस्ट की भावनाओं को समझते थे। वो थे सुब्रमण्यम। ये जो सुब्रमण्यम थे ना, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री की लीडरशिप में, वो प्रधानमंत्री थे उस समय। तो सी सुब्रमण्यम ये खुद फिजिक्स के ग्रेजुएट थे, साइंस को समझते थे। इन्होंने ना 20 साइंटिस्ट की एक मीटिंग बुलाई। उस 20 साइंटिस्ट की मीटिंग में ना हमारे स्वामीनाथन जी भी थे, और स्वामीनाथन जी की एज तो उस समय सिर्फ 39 थी, यंग साइंटिस्ट। उन्होंने ना साफ साफ बोल दिया मिनिस्टर को, सर जी हमारे पास में सॉल्यूशन है, मतलब हमारे पास में वीट की एक ऐसी वैरायटी है जिसको अगर इंडिया में उगाया जाएगा तो बहुत इंपैक्ट आएगा, पैदावार एकदम से बढ़ जाएगी। लेकिन उन बीजों को इंडिया में ट्राई करने के लिए ना ट्रायल्स चाहिए, और ट्रायल्स के लिए ना फंड अप्रूव करने होंगे। और चूंकि देखो ये जो सुब्रमण्यम थे खुद फिजिक्स से ग्रेजुएट थे, साइंस के स्टूडेंट रहे थे, उन्होंने तुरंत के तुरंत फंड्स अप्रूव कर दिए और बोला कि आप ट्राई कीजिए। तो यहां पे भी एक लेसन मिलता है कि जो नेता लोग हैं ना, उनको एक्सपर्ट से सीधी बात करनी चाहिए। बीच में जो जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेट होते हैं ना, कई बार काम खराब कर देते हैं। आर्टिकल में चाइना का एग्जाम्पल दिया जाता है। वहां के जो मिनिस्टर्स हैं अक्सर देखो टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं, साइंस के ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। तो अगर हमें देखो विकसित भारत बनाना है ना, तो ऐसे लीडर्स चाहिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझें। सिर्फ सेंटर में ही नहीं बल्कि स्टेट्स में हमें ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है। चलो कहानी में आगे चलते हैं। ये लेसन मैं आपको बताता जा रहा हूं, काम आएंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे आंसर राइटिंग में। कहानी देखो आगे बढ़ती है। ट्रायल्स सक्सेसफुल रहे जैसा कि उम्मीद थी, लेकिन देखो अब आता है सबसे बड़ा कदम कि पूरे देश में इन बीजों को फैलाना। और पूरे देश में बीजों को फैलाने के लिए तो हमें 18,000 टन बीज इंपोर्ट करने थे, हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीड शिपमेंट। लेकिन देखो इस आइडिया के ना विरोध में बहुत सारे लोग थे। सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है इतने सारे बीजों को खरीदेंगे, डॉलर नहीं है हमारे फॉरेन एक्सचेंज में, इतना सारा डॉलर कहां से लाएंगे। प्लानिंग कमीशन ने विरोध किया, सर जी ये नए बीज काम नहीं किए तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। लेफ्ट पार्टीज ने विरोध किया। लेफ्ट पार्टीज ने ये बोला ये जो 18,000 टन बीज आप इंपोर्ट कर रहे हो ये यूएसए की रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा बनाए गए हैं, मतलब उसके पैसे से बने हैं, यूएसए की है ये रॉकफेलर फाउंडेशन, तो कोई ना कोई घपला है, कोई ना कोई कंस्पिरेसी है। बहुत विरोध हुआ था। लेकिन देखो शास्त्री जी पे ना उस समय बहुत ज्यादा प्रेशर था कि इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया जाए, बीज ना इंपोर्ट किए जाएं। लेकिन स्वामीनाथन जी ने ना मौके पे चौका मार दिया। उन्होंने क्या किया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो खेत थे ना, वहां पे शास्त्री जी को इनवाइट किया और इनवाइट करके दिखाया कि आप खुद देखिए सर ये नए जो बीज है ना कैसे सफल होंगे, ट्रायल्स कितने सफल रहे हैं। तो देखो इतने विरोध के बावजूद ना फिर शास्त्री जी ने डिसीजन लिया कि हम आगे बढ़ते हैं और 18,000 टन जो नए वीट के सीड्स हमें इंपोर्ट करने हैं हम करते हैं। तो यहां पे मिलता है हमें लेसन नंबर 4 जो आप एथिक्स में यूज कर सकते हो। लेसन नंबर 4 देखो ये है, जब नए आइडियाज आते हैं ना तो कभी भी देखो उन पे ना कंसेंसस नहीं बनता, सर्वसहमति नहीं बनती। सभी एक्सपर्ट्स अपनी ना अलग अलग राय रखते हैं। लेकिन जो लीडर है ना, लीडर को हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है और डिसीजन लेने के बाद में पूरी तरह से उस डिसीजन को सपोर्ट करना पड़ता है, और शास्त्री जी ने यही किया। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग की आवश्यकता देखो होती है, लेकिन आप एक बार डिसीजन ले लो तो उसको पूरा सपोर्ट करो। तो देखो इस प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन आया। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो प्रॉब्लम्स भी इसके साथ ही आई। प्रॉब्लम्स देखो जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में पानी की बहुत ज्यादा यूज हुआ और ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला गया, फर्टिलाइजर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो स्वामीनाथन ना खुद इसके बाद स्वामीनाथन जी ने एक चेतावनी दी थी, हमें चाहिए एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ना कि सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन मतलब प्रोडक्टिविटी इन परपेचुइटी, मतलब हमेशा प्रोडक्टिविटी रहे बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। तो ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ये आप आंसर राइटिंग में यूज कीजिएगा। एवरग्रीन रेवोल्यूशन मतलब प्रोडक्टिविटी इन परपेचुइटी, हमेशा प्रोडक्टिविटी रहे बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए।
आज हम कहाँ खड़े दिखाई देते हैं। आज देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है क्लाइमेट चेंज हमारे एग्रीकल्चर को ना बर्बाद कर रहा है, हमें फिर से साइंस की जरूरत है। लेकिन आप डेटा देखो, हम एग्रीकल्चर पे कितना कम खर्च कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर पे सिर्फ टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी का सिर्फ 0.43% R&D पे खर्च कर रहे हैं, जबकि चाइना हमसे डबल खर्च करता है। उस समय हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आज वर्ल्ड के टॉप जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं ना वर्ल्ड में, उसमें से 8 तो आपको चाइना के मिलेंगे। तो चाइना आज हमसे काफ़ी आगे निकल गया है। तो देखो, आज अगर हमें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है ना स्वामीनाथन जी को, तो 3 क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के पास में आज ऑटोनमी है, आज़ादी है या नहीं है। दूसरा, क्या हम आज मेरिट के बेस पे अपने साइंटिस्ट को प्रमोट करते हैं या नहीं करते। तीसरा, क्या हमारे टॉप साइंटिस्ट की आवाज जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स हैं, उन तक डायरेक्ट पहुंचती है या नहीं पहुंचती। 3 क्वेश्चंस का जवाब देंगे तो शायद जवाब हाँ नहीं होगा, और यहीं से हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। हमें इन 3 चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी MS स्वामीनाथन को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, चाइनीज दीवार को तोड़ने से संबंधित है। आपने सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल की शुरुआत देखो एक पॉजिटिव नोट से होती है। इंडिया और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट स्टार्ट हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच में रिश्तों की शुरुआत देखो तब हुई थी जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इंडिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था, और उसके बाद देखो कुछ समय तक रिश्ते अच्छे चले। ये बोला गया कि एशिया का युग है, लेकिन फिर 1962 में चाइना ने इंडिया को धोखा दे दिया, युद्ध हुआ, रिश्ते काफ़ी ख़राब रहे। 1986 में एक और घटना हो गई, चाइना के सोल्जर्स आगे आ गए थे, तो उसमें भी रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे। फिर कुछ रिश्ते ठीक हुए, लेकिन गलवान वैली की घटना के बाद में 2020 में फिर से रिश्ते ख़राब हो गए। तब से लेके ख़राब ही थे, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों में रिश्तों में था आया है। था मतलब जो बर्फ़ थी इंडिया और चाइना के बीच रिश्तों की, वो बर्फ़ थोड़ी पिघली है। कैसे कैसे पिघली है देखो, सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। हमारे डिफेंस मिनिस्टर और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर वो दोनों आपस में मिले थे जब SCO का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके अलावा जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, हमारे श्रद्धालुओं को चाइना में जाना पड़ता है कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए, वो फिर से स्टार्ट हो गई जून में। और अब चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ना, फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, वो 2 दिनों की भारत यात्रा पर आए हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, कुछ इंडिकेशंस हैं कि रिश्तों में जो बर्फ है वो पिघली है। इसके बाद देखो आर्टिकल जाता है टाइम ट्रेवल पे। हजारों साल पहले जब देखो बॉर्डर्स नहीं थे, पासपोर्ट्स नहीं थे, वीजा नहीं थे, तब इंडिया और चाइना के रिश्ते कैसे थे। आर्टिकल में ये कहा जाता है उस समय इंडिया और चाइना के जो रिश्ते थे ना, वो ज्ञान पर आधारित थे, नॉलेज पर आधारित थे। चाइना से मॉन्क्स, स्कॉलर्स हजारों किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ों और रेगिस्तान को पार करके भारत में आते थे। भारत में वो क्यों आते थे? ज्ञान के लिए, सीखने आते थे। फेमस जो चाइनीज ट्रैवलर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, UPSC इनके बारे में पूछती भी है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चाइनीज ट्रैवलर भारत आया, गुप्ता एम्पायर के समय कौन सा चाइनीज ट्रैवलर भारत आया। तो ये कुछ फेमस मॉन्क्स हैं जो उस समय भारत आए थे। जैसे देखो चाइनीज ट्रैवलर हैं सबसे पहले फैक्सियन। फैक्सियन मतलब जो हम पढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री में फाइयान। ये कब आए थे? शायद 5th सेंचुरी AD में भारत आए थे ना। 5th सेंचुरी AD में भारत आए और इन्होंने गुप्ता एम्पायर के बारे में लिखा है। फिर है जुआंगजंग। जुआंगजंग मतलब हैंसांग। हैंसांग जो हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हैंसांग। चाइनीज नाम थोड़े अलग होते हैं ना, तो मैं जो हम पढ़ते हैं वो भी आपको बता दे रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सको। तो ये हैंसांग कब भारत आए थे? ये देखो हर्षवर्धन के टाइम में भारत आए थे, और इन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों का प्रिंस। वो 17 साल भारत में रहे थे, और हर्षवर्धन के समय उन्होंने भारत को देखा, खूब लिखा है। इसके अलावा नेक्स्ट है
यीजिंग, ईजिंग मतलब इत्सिंग, वो भी देखो बुद्धिस्ट टेक्स्ट लेने के लिए भारत आए थे 7th सेंचुरी एडी में। 7th सेंचुरी एडी में भारत आए थे। तो ये लिखने के लिए काम आ जाते हैं कई बार, जब इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में लिखना हो। कोई जरूरी नहीं है, देखो प्रीलिम की नॉलेज सिर्फ प्रीलिम में काम आती है। प्रीलिम की नॉलेज ना मेंस में काम आती है आंसर्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए, आंसर्स में वैल्यू एडिशन डालने के लिए प्रीलिम की नॉलेज मेंस में काम आती है। तो राइटर बोलते हैं ये तीनों भारत आए, लेकिन इन तीनों का एक सेंटर पॉइंट था। वो क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। ये सिर्फ देखो एक यूनिवर्सिटी नहीं थी उस समय, एक आइडिया था, एक फिलोसफी थी। आप सोच के देखिए, एक जगह जहां पे 10,000 स्टूडेंट्स हैं, 2,000 टीचर्स हैं और दुनिया भर से लोग वहां पे आ रहे हैं, तिब्बत से, चाइना से, कोरिया से, सेंट्रल एशिया से। और वहां पे सिर्फ बुद्धिज्म नहीं पढ़ाते थे, वहां पे लॉजिक पढ़ाते थे, ग्रामर पढ़ाते थे, मेडिसिन पढ़ाते थे, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाई जाती थी। वहां पे डिबेट और डिस्कशन का कल्चर था। इवन देखो जो हैंसांग है ना, हैंसांग नालंदा के बारे में एक चीज लिखते हैं। वो बोलते हैं द प्रीस्ट टू द नंबर ऑफ सेवरल थाउजेंड्स आर मैन ऑफ द हाइएस्ट एबिलिटी, देयर कंडक्ट इज प्योर एंड अनब्लेमेबल। तो ये लाइन हैंसांग ने लिखी थी किसके बारे में? नालंदा के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी का ना एक मोटो था जो आज भी देखो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। वो क्या है मोटो? यहां पर देखो ये लिखा हुआ है। मोटो है आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वतः। समझ गए? फिर से बोलता हूं, नो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वतः। इसका मतलब है कि अच्छे विचारों को हर दिशा से आने दो, अपने दरवाजे बंद मत करो। यही स्पिरिट जो है वो आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में दिखती है। वासुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा जो वर्ल्ड है वो एक परिवार की तरह है। आर्टिकल कहता है देखो यही जो सोच है, इसी सोच ने इंडिया और चाइना को ना सदियों तक जोड़े रखा। इंडिया और चाइना के बीच में जो रिश्ता था वो स्टेट या सरकार का रिश्ता नहीं था, ये लोगों का रिश्ता था, स्कॉलर्स का आपस में रिश्ता था। इसके बाद देखो आर्टिकल में एक बड़ा क्वेश्चन उठाया जाता है। जब देखो दोनों देशों का पास्ट इतना ज्यादा रिच है, तो आज एकेडमिक और कल्चरल एक्सचेंज इतना कम क्यों होता है? ऐसा लगता है कि इंडिया और चाइना के बीच में ना सब रुक सा गया है। तो इसके पीछे 4 पॉइंट्स देते हैं राइटर, जो मैं आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में बता देता हूं। कौन से वो 4 पॉइंट्स हैं जो राइटर अपनी तरफ से देते हैं? सबसे पहला पॉइंट राइटर ये देते हैं, हाँ जी आ जाइए, चाय आ गई, 1 सेकेंड। चलो चाय बाद में पी लेंगे, पहले आर्टिकल तो खत्म करते हैं। सबसे पहले है ट्रेड। आप देखो आज के समय में ना इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली की घटना के बाद में ट्रेड पे बहुत असर पड़ा है। हमने कई सारी जो चाइनीज ऐप्स हैं उन पे बैन लगा दिया। आज चाइनीज इन्वेस्टमेंट को इंडिया में बहुत ज़्यादा शक की निगाहों से देखा जाता है। इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट है मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। ये पॉइंट देखो हम सबको पता है 2020 की गलवान वैली की घटना के बाद किस प्रकार से दोनों देशों की आर्मी आमने सामने आ गई और मुश्किल से डिसएंगेजमेंट हुआ 7 पॉइंट्स पे, जहां पे चाइनीज ट्रूप्स आगे आ गए थे इंडिया की साइड। लेकिन देखो अभी ना डिसएंगेजमेंट जरूर हुआ है, लेकिन आग पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है। फिर तीसरा पॉइंट है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। स्वामीनाथन वाले आर्टिकल्स में भी हमने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की बात की थी। तो इसमें राइटर ये बोलते हैं, सोचो एक इंडियन स्कॉलर को ना चाइना पे रिसर्च करनी है या फिर एक चाइनीज स्टूडेंट को इंडिया में पढ़ाना है, उन्हें देखो ब्यूरोक्रेटिक क्लियरेंस का वेट करना पड़ता है, क्योंकि परमिशन मिलना ना आज के समय में काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। फिर चौथा पॉइंट है गेट कीपर स्टेट का राइज होना। यह कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, गेट कीपर स्टेट। ये गेट कीपर स्टेट कौन होता है? गेट कीपर स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जो हर चीज को ना कंट्रोल करना चाहता है। कौन आएगा देश में, कौन जाएगा, कितनी इंफॉर्मेशन आएगी, क्या जाएगी देश से बाहर। तो दोनों तरफ से, इंडिया की तरफ से, चाइना की तरफ से गेट कीपिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दोनों देश गेट कीपर बन गए हैं काफी ज्यादा। हालांकि चाइना बड़ा गेट कीपर है, इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, फिर भी चाइना के मुकाबले में इंडिया काफी छोटा गेट कीपर है। तो इसी को आर्टिकल में कहा जाता है कि ना एक चाइनीज वाल बन गई है इंडिया और चाइना में के बीच में। ये जो दीवार है ना चाइनीज वाल इंडिया और चाइना के बीच में, ये ईंटों की दीवार नहीं है, ये दीवार है शक की दीवार, संदेह की दीवार,
मिसट्रस्ट की दीवार है इंडिया और चाइना के बीच में। और कैसे टूटेगी? जब देखो दोनों देशों के बीच में ना पीपल टू पीपल रिलेशंस इंप्रूव होंगे, जब देखो स्कॉलर्स आपस में जाएंगे, मतलब इंडिया के रिसर्चर चाइना में जाएंगे, चाइना के इंडिया में आएंगे, इंडिया के लोग चाइना में जाएंगे, चाइना के इंडिया में आएंगे, यानी पीपल टू पीपल रिलेशंस जब मजबूत होंगे ना, तब ये जो दीवार है, शक की दीवार, संदेह की दीवार, मिसट्रस्ट की दीवार, ये दीवार गिरेगी। जैसा देखो पुराने समय में होता था जब चाइनीज मॉन्क्स भारत आते थे। देखो दोनों देशों के बीच में ना एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत ज्यादा है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, इंडिया चाइना से क्या सीख सकता है और चाइना इंडिया से क्या सीख सकता है। सबसे पहले आप ये देखो, चाइना इंडिया से क्या सीख सकता है। चाइना देखो इंडिया से सीख सकता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, किस प्रकार से हमने ग्राम पंचायत को आज़ादी दी है, लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे लोकतंत्र आया है, ये चाइना के लिए केस स्टडी है। दूसरा, हमारे देश में सिविल सोसाइटी किस प्रकार से ओपन है, क्वेश्चंस उठाते हैं, एनजीओज, एक्टिविस्ट ग्रुप, मीडिया कैसे काम करते हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं, ये चीज़ चाइना इंडिया से सीख सकता है। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक गुड्स, मतलब देखो यूपीआई, आधार, कोविन, ये सब क्या है, डिजिटल पब्लिक गुड्स हैं। चाइना ये सब इंडिया से सीख सकता है। दूसरी तरफ चाइना से इंडिया क्या सीख सकता है? फूड सिक्योरिटी। चाइना ने देखो 1.4 बिलियन लोगों को खाना खिलाया है, अपनी पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, तो उनकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से हम सीख सकते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम चाइना से बहुत सीख सकते हैं। चाइना ने छोटे छोटे शहरों में हाई स्पीड रेल बनाई है, वर्ल्ड क्लास रोड्स बनाए हैं, तो उनका एग्जीक्यूशन मॉडल भी बहुत ज़बरदस्त है। तीसरा, ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना, ये तो बहुत ही बेहतरीन है। हमारे देश में लोग जहां सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं सालों सालों तक, चाइना में बहुत बढ़िया ढंग से मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। इसी वजह से चाइना में बहुत सारी जॉब्स जनरेट हुई और चाइना के छोटे छोटे टाउन से वर्ल्ड के अलग अलग देशों में माल जाता है। समझ गए? तो दोनों देश एक दूसरे से सीख सकते हैं। और लास्ट में राइटर देखो ये बोलता है कि नालंदा के 4 प्रिंसिपल्स हैं। नालंदा के समय जो होता था ना, वहां से 4 प्रिंसिपल्स इंडिया फॉलो करके सीख सकता है। कौन से वो 4 प्रिंसिपल्स हैं? पहली चीज, डिसएग्रीमेंट इज नॉट डिसएंगेजमेंट। मतलब इंडिया और चाइना के बीच में देखो डिसएग्रीमेंट बेशक हो सकता है, लेकिन डिसएंगेज करने की जरूरत नहीं है। मान लो बॉर्डर पे हमेशा डिसएग्रीमेंट है, ट्रेड में कंपटीशन है, लेकिन बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकार का तर्क अलग है। सरकार ने एक बार बोला था, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि बॉर्डर और बाकी चीज़ें एक साथ नहीं चल सकते। बॉर्डर पे चाइना को शांति दिखानी होगी, तब हम जाके हम बाकी चीज़ों में कोऑपरेट करेंगे, बाकी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। चाइना की सोच हमेशा से ये रही है, बॉर्डर इशू चलता रहेगा, बाकी चीज़ों में कोऑपरेट करें। यानी राइटर का जो व्यू है वो सरकार के व्यू से अलग है। दूसरा सजेशन राइटर देते हैं, अडेप्ट प्रैक्टिसेस नॉट प्रिंसिपल्स। मतलब देखो हमें अपने ना प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ने चाहिए। प्रिंसिपल्स जैसे हमारा है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि कोई हमारी टेरिटरी लेने की कोशिश करेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये चीज़ तो हम छोड़ ही नहीं सकते, बट प्रैक्टिस हम बदल सकते हैं। हमें देखो रिएक्टिव डिप्लोमेसी से आगे बढ़ना होगा। अभी क्या होता है, चाइना कुछ रिएक्ट करता है, फिर उसके जवाब में हम रिएक्शन देते हैं, जबकि देखो हमें ना प्रोएक्टिव बिहेव करना होगा। हमारा चाइना को लेके एक बड़ा विजन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन्वेस्ट इन नॉलेज एंड पीपल। जो पॉइंट मैंने दिया ना कि आप स्ट्रॉन्गर रिसर्च पे फोकस करो। अभी इंडिया में चाइनीज स्पेशलिस्ट बहुत कम है, हमें चाइना पर हाई क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च को प्रमोट करना होगा। इन्वायरमेंट, हेल्थ, कल्चर जैसे नॉन कंट्रोवर्शियल एरियाज में ना इंडिया और चाइना के स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स एक दूसरे के देश में आए। पीपल टू पीपल कनेक्ट, जैसे टूरिज्म हो गया, कल्चरल फेस्टिवल हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, इनको बढ़ावा देना होगा। फेमस स्कॉलर हैं जोसेफ नाई, इस चीज को बोलते हैं सॉफ्ट पावर। जब आप देखो मिलिट्री से नहीं, अपने कल्चर, वैल्यू और पॉलिसी से दूसरे देश को इन्फ्लुएंस करते हो, जैसे देखो नालंदा के समय में हमारी सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा थी, तभी तो चाइनीज मॉन्क्स भारत आते थे। तो वही हमें करने की आवश्यकता है। हमें नालंदा की कोर वैल्यूज को अपनाने की आवश्यकता है। नालंदा की कोर वैल्यूज क्या है? क्यूरियोसिटी विदाउट फियर, मतलब बिना डरे दूसरे को जानने की इच्छा। दूसरा, डायलॉग विदाउट सस्पिशन, यानी बिना शक के बातचीत करना।
तीसरा नालंदा की कोर वैल्यू है क्लैरिटी विदाउट एग्रेशन, यानी अपनी बात साफ साफ रखो पर गुस्से से नहीं। तो 3 चीजें हैं। पहली नालंदा की कोर वैल्यू क्या है? क्यूरियोसिटी विदाउट फियर। दूसरी कोर वैल्यू क्या है? डायलॉग विदाउट सस्पिशन। और तीसरी है क्लैरिटी विदाउट एग्रेशन। तो ये 3 कोर वैल्यूज हमें आज भी अपनाने की आवश्यकता है। तो लास्ट में राइटर देखो यही बोलते हैं, हमें ये चाइनीज वाल तोड़ने की आवश्यकता है जो ये शक की दीवार है। और अगर हम हमेशा चाइना को एक थ्रेट के रूप में देखेंगे तो थ्रेट के चक्कर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी खो देंगे। नालंदा हमें यह याद दिलाता है कि सीलभद्रा एक इंडियन स्कॉलर थे। तो सीलभद्रा और जुआंगजंग यानी हैनसेंग दोनों के बीच में रिश्ता जो था ना, गुरु शिष्य का रिश्ता था। लर्निंग भी एक डिप्लोमेसी हो सकती है, ज्ञान भी दोस्ती के बीच में ब्रिज का काम कर सकता है। तो ये आर्टिकल है, थोड़ी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं इस आर्टिकल में। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है पीस मोमेंटम से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 15 अगस्त को ना ट्रंप और पुतिन के बीच में मुलाकात हुई यूक्रेन वार को खत्म करने को लेके। कोई आउटकम तो नहीं निकला, लेकिन दोनों लीडर्स ने बाद में यह बोला स्टेटमेंट में कि देखो कुछ इश्यूज को लेकर सहमति बनी है लेकिन बाद में बात की जाएगी। ट्रंप ने यह बोला कि मैं यूरोप के लीडर्स को इस बातचीत के बारे में बताऊंगा। तो 3 दिन बाद 18 अगस्त को यूरोप के लीडर्स जैसे यूके के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, नाटो के चेयरमैन, यूरोपियन कमीशन के चेयरमैन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, तो ये सब यूएसए में आए और इन सब लीडर्स ने ट्रंप के साथ में मुलाकात करी। मतलब देखो यूक्रेन वार खत्म करने को लेके ना एक्टिविटीज तेज हो गई हैं। पुतिन ने जो प्रपोजल दिया है ट्रंप को युद्ध खत्म करने के लिए, वो प्रपोजल जो है अब ट्रंप जो है इन लीडर्स के साथ में डिस्कस किया। ट्रंप ने डिस्कस किया 18 तारीख को। देखो जेलेंस्की की पुरानी जो यात्रा थी ना व्हाइट हाउस में 18 फरवरी को, फरवरी में थी, पता नहीं 18 फरवरी की थी या किस दिन थी, तो वो यात्रा तो देखो बहुत खराब रही थी। दोनों देशों के बीच में काफी बहस हो गई थी, ट्रंप के बीच में और जेलेंस्की के बीच में, और वीडियो भी इतनी ज्यादा वायरल हुई थी। लेकिन इस बार यूरोप के लीडर्स और जेलेंस्की दोनों काफी केयरफुल थे कि इस बार ट्रंप को थोड़ा नाराज ना करें। लेकिन देखो यूरोप की तरफ से मैसेज क्लियर है, बेशक यूएसए साथ ना दें यूक्रेन का, लेकिन यूरोप की पोजीशन क्लियर है, यूरोप यूक्रेन का साथ देगा। लेकिन यूरोप के पास में ना कैपेबिलिटी नहीं है यूक्रेन को बचाने की, ना तो इनके पास में हथियार देने का इतना पैसा है, ना हथियार है लेटेस्ट जिससे यूक्रेन अपनी सुरक्षा कर सके रशिया से। लेकिन मैसेज क्लियर है कि यूरोप यूक्रेन के साथ है। अब देखो यहां पे ना एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? इवन बातचीत स्टार्ट होने से पहले ही यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बोल दिया था कि ना यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट नहीं बनेगा। यूक्रेन नाटो का पार्ट इसलिए बनना चाहता था क्योंकि नाटो में आर्टिकल 5 है जो बोलता है नाटो के किसी मेंबर पर भी हमला यह समझा जाएगा वो सभी मेंबर्स पे हमला है, और नाटो जवाब देगा एक मेंबर के ऊपर हमला होता है तो यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन गया तो यूक्रेन की बल्ले बल्ले है, क्योंकि फिर नाटो का मेंबर बनने के बाद में रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर तो ये तो पूरे नाटो पे हमला हो जाएगा। फिर तो नाटो के जितने भी 30-31 मेंबर्स हैं सब जवाब देंगे मिलके। लेकिन रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ये बिल्कुल नहीं चाहते कि यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट बने। तो ना बातचीत स्टार्ट होने से पहले ही ट्रंप ने बोल दिया कि यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट नहीं बनेगा। तो यूरोप के लीडर्स बोलते हैं कि भाई ये चीज तो तुम्हें नेगोशिएशन में इंक्लूड करनी चाहिए थी ना, नेगोशिएशन से पहले ही तुमने बोल दिया कि यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट नहीं बनेगा। आपने अपना एक कार्ड तो पहले ही गिरा दिया। समझ रहे हो नेगोशिएशन में क्या होता है? कुछ चीजों पे आप कंसीड करते हो, मान जाते हो सामने वाले की बात, और कुछ चीजों पे सामने वाला आपकी बात मान जाता है। लेकिन आपने एक बहुत बड़ा कार्ड पहले ही ड्रॉप कर दिया, मतलब एक बहुत बड़ा तुरूप का इक्का जो चल सकते थे आप नेगोशिएशन में, इसकी सहायता से आप पुतिन से कुछ मांग सकते थे, वो आपने नहीं मांगा, बल्कि नेगोशिएशन स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया कि यूक्रेन तो नहीं बनेगा मेंबर नाटो का। तो ये खराब नेगोशिएशन की स्ट्रेटेजी है।
तो अब यूरोप वाले ये बोल रहे हैं कि कम से कम देखो, यूरोप को नाटो का पार्ट नहीं बनाना है तो कोई सिक्योरिटी गारंटी तो दो, कोई सिक्योरिटी गारंटी दो यूक्रेन को, ताकि फ्यूचर में रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला ना करे। इसके लिए ना यूरोप एक चीज पे विचार कर रहा है कि हम अपनी रीअश्योरेंस फोर्स भेजेंगे यूक्रेन में। रीअश्योरेंस फोर्स मतलब यूके, फ्रांस, इनके जो सैनिक है ना वो यूक्रेन में जाएंगे और वहां पे जाके ये सैनिक डेटरेंस का काम करेंगे, युद्ध नहीं लड़ेंगे। डेटरेंस मतलब डर पैदा करने का काम करेंगे। तो इस पे विचार चल रहा है यूरोप का। इवन ट्रंप ने भी कह दिया कि जो ये यूरोप की फोर्स है ना वो यूक्रेन में जाएगी और वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करेगी। लेकिन यूएसए जाएगा नहीं जाएगा, यूएसए सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन को देगा नहीं देगा, इस बात पे अभी संशय है। और फाइनली एग्रीमेंट क्या हो, इस पे भी बहुत सारे डाउट हैं। अभी देखो, रशिया ने यूक्रेन की बहुत सारी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है, तो यूक्रेन चाहता है कि वो टेरिटरी वापस मिले। रशिया टेरिटरी कभी वापस नहीं देगा, तो इस चीज पे सहमति कैसे बनेगी, ये एक डाउट है। दूसरा, राइटर देखो ये बोलते हैं ज़ेलेंस्की को ना ये सोचना चाहिए कि थोड़ा ना पास्ट को आपको भूल के फ्यूचर सिक्योरिटी गारंटी पे ज्यादा फोकस करना होगा कि आगे जाके ये नौबत ना आए। और दूसरा, पुतिन को भी ये एहसास होना चाहिए कि भाई युद्ध जैसा आप सोचते थे वैसा तो नहीं हुआ है, 2022 से अभी तक चल रहा है, तो बेस्ट मौका है आपके पास में युद्ध खत्म करने का। दोनों लीडर्स को देखो थोड़ा थोड़ा कंसेशन तो देना पड़ेगा, तभी फाइनल पीस पे सहमति बनेगी। अगर दोनों लीडर्स अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे तो फिर तो सहमति बनेगी नहीं। तो ये पीस ने अच्छा मोमेंटम पकड़ा है, जल्द से जल्द कोई नतीजा निकलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी देखो लाखों लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह का नुकसान हुआ है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों के दाम बढ़ गए, महंगाई की मार उन्हें भुगतनी पड़ रही है, बहुत नुकसान हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ है। तो बेस्ट मौका है पीस लाने का। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने स्वामीनाथन जी वाला आर्टिकल डिस्कस किया, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।